Good morning, my dear students and faculty members who are watching this video and this channel. Myself, Dr. K.C. Soni, Associate Professor in Geology, Government Lohia College, Churu, affiliated to Maharaja Ganga Singh University, Bikaner. In today's lecture series of biochemistry, I will deliver my talk on Krebs cycle और ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। प्रिय साथियों और विद्यार्थियों, आज बायोकेमिस्ट्री की व्याख्यानमाला की श्रृंखला में क्रेब्स साइकिल पे मैं आपसे चर्चा करूंगा। पिछले व्याख्यान में ग्लाइकोलाइसिस पे मैंने आपसे डिस्कस किया था। ग्लाइकोलाइसिस जैसे 10 पदों में संपन्न होता है, जिसमें फर्स्ट स्टेप, थर्ड स्टेप और लास्ट का जो 10वां स्टेप है वो यूनिडायरेक्शनल होते हैं और बाकी के सारे स्टेप हैं वो बाई डायरेक्शनल होते हैं। और ग्लाइकोलाइसिस के दौरान ग्लूकोज जो होता है वो पायरुविक एसिड्स में कन्वर्ट हो जाता है। अब पायरुविक एसिड क्रेब्स साइकिल में प्रवेश करने से पहले इसका जो फ्यूचर है पायरुविक एसिड का, वो दो बातों पे डिपेंड करेगा कि सेल में ऑक्सीजन अवेलेबल है या नहीं है। यदि सेल में ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है तब तो इसका एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा, और ऑक्सीजन यदि अवेलेबल होती है उस केस में इसमें वायु श्वसन होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। तो यहाँ पर पायरुविक एसिड जो बना ग्लाइकोलाइसिस के अंदर, जो पायरुविक एसिड बना, इसका आगे का जो फ्यूचर है ये डिपेंड करता है ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी पे। द फ्यूचर ऑफ पायरुविक एसिड डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। अब मान लीजिए ऑक्सीजन यदि एब्सेंट है, यहाँ पर दो सिचुएशन हो सकती है। इफ ऑक्सीजन इज एब्सेंट, एक स्थिति तो ये हो सकती है। दूसरी स्थिति यह है कि ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, ऑक्सीजन इज प्रेजेंट। अब ऑक्सीजन यदि अनुपस्थित होगी उस केस में भी दो स्थिति हो सकती है। जैसे मान लीजिए बॉडी के अंदर जो मांसपेशियां हैं, मसल्स हैं, मसल्स में नॉर्मल रूप में तो क्या होगा, ऑक्सीजन की सप्लाई होती रहती है, लेकिन बहुत ज़्यादा जब एक्सरसाइज करते रहते हैं उस केस में मांसपेशियों के अंदर भी एनाएरोबिक रेस्पिरेशन है वो स्टार्ट हो जाता है, और जितना भी पायरुविक एसिड होता है वो सारा का सारा लैक्टिक एसिड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मसल्स के अंदर क्या होगा, मसल्स में ऑक्सीजन की एब्सेंस में पायरुविक एसिड जो होता है ये कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड के अंदर। इन केस ऑफ मसल्स, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड। तो मांसपेशियों में तो पायरुविक अम्ल जो होता है ये लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाएगा। इसके अलावा सूक्ष्म जीव जो होते हैं, जिसके अंदर जैसे बैक्टीरिया है, यीस्ट है, और सूक्ष्म जीवों के अंदर ऑक्सीजन की एब्सेंस में क्या होगा, पायरुविक एसिड जो होता है ये एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। इन केस ऑफ माइक्रोब्स, in absence of oxygen, pyruvic acid converted into alcohol। अब एल्कोहल में यहाँ पर 2 कार्बन है, पायरुविक एसिड में 3 कार्बन है। इसका मतलब ये जो स्टेप है ये डीकार्बोक्सिलेशन की स्टेप है। अब इन दोनों रिएक्शंस को कई बार रेस्पिरेशन नहीं बोलकर इसको फर्मेंटेशन के नाम से भी जाना जाता है। जैसे मांसपेशियों में इसको बोलेंगे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड में भी 3 कार्बन है, इसमें भी 3 कार्बन है, और सूक्ष्म जीव में इसको बोलेंगे एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो ये तो कंडीशन है जब ऑक्सीजन एब्सेंट है, व्हेन ऑक्सीजन इज एब्सेंट। ऑक्सीजन अनुपस्थित होगी तो लीवर के अंदर, मसल्स के अंदर तो बनेगा लैक्टिक एसिड, और सूक्ष्म जीवों के अंदर बनता है एल्कोहल। अब सेकंड कंडीशन है इफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट। अब यदि ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी, ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये पायरुविक एसिड ये कन्वर्ट हो जाता है एसिटिल कोएंजाइम ए में। अब पायरुविक अम्ल में 3 कार्बन है,
3 कार्बन, और एस्टिल कोएंजाइम के अंदर 2 कार्बन है। इट मीन्स यहाँ पर डीकार्बोक्सिलेशन की प्रक्रिया हो रही है, क्योंकि जब भी कार्बन निकलेगा तो वो CO2 के रूप में निकलता है जनरली। तो यहाँ पर पायरुविक एसिड का एस्टिल कोएंजाइम में जो रूपांतरण है ये एक्चुअल में डीकार्बोक्सिलेशन की रिएक्शन से CO2 यहाँ पर निकलती है। इसके अलावा यहाँ पर हाइड्रोजन भी रिमूव हो रही है। इसका मतलब ये घटना कैसी होगी? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, क्योंकि हाइड्रोजन का निकलना जुड़ना यह भी ऑक्सीकरण अपचयन की श्रेणी में आता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन रिमूव हो रही है, साथ में CO2 भी रिमूव हो रही है। अब ये जो हाइड्रोजन जो यहाँ पर निष्कासित हो रही है, ये हाइड्रोजन कोएंजाइम NAD के द्वारा ग्रहण की जाती है और NAD कन्वर्ट हो जाता है NADH2 में। अब ये NADH2 आगे चलकर इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, और वहाँ पर इसके ऑक्सीडेशन से ATP का प्रोडक्शन होता है। अब इस स्टेप में जो एंजाइम होगा, ये एंजाइम है यहाँ पर पायरुविक डीकार्बोक्सिलेशन, पायरुविक डीकार्बोक्सिलेशन। तो ऑक्सीजन यदि प्रेजेंट होगी कोशिकाओं में, उस केस में क्या होगा? पायरुविक अम्ल कन्वर्ट हो जाता है एसिटिल कोएंजाइम A में, और यहाँ पर एक NADH2 की उत्पत्ति होती है। अब इनकी काउंटिंग जो है वो डबल डबल होगी, कारण ग्लाइकोलाइसिस में ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा 2 पायरुविक एसिड की प्राप्ति होती है, इसलिए यहाँ पर काउंटिंग इनकी डबल डबल होगी। यहाँ पर 2 पायरुविक एसिड है, 2 एस्टिल कोएंजाइम बन रहे हैं, 2 ही क्रेब साइकिल चलेगी। तो यहाँ पर जीते भी ATP के मॉलिक्यूल्स की जो गणना है उसको 2 से गुणा करके अपने को काउंट करना है। अब ये जो एस्टिल कोएंजाइम A है ये प्रवेश करता है इस क्रेब साइकिल में। तो आज का अपना जो व्याख्यान है वो इस साइकिल के ऊपर फोकस रहेगा। जिस तरह ग्लाइकोलाइसिस भी 10 पदों में संपन्न हो रही थी, क्रेब साइकिल भी 10 पदों के अंदर संपन्न होती है। अब ये 10 स्टेप्स कौन सी हैं? इसमें पहली स्टेप है कंडेंसेशन। फर्स्ट स्टेप इज कंडेंसेशन, सेकेंड स्टेप डिहाइड्रेशन, थर्ड स्टेप हाइड्रेशन, फोर्थ स्टेप डिहाइड्रोजिनेशन फर्स्ट, फिफ्थ स्टेप डीकार्बोक्सिलेशन, सिक्स्थ स्टेप ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, सेवंथ स्टेप सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन, एट्थ स्टेप डिहाइड्रोजिनेशन थर्ड, नाइन्थ स्टेप है हाइड्रेशन, और 10वीं स्टेप है इसमें डिहाइड्रोजिनेशन फोर्थ। तो पूरा जो क्रेब चक्र है ये 10 पदों के अंदर संपन्न होता है। इस क्रेब साइकिल के और भी नाम है, इसको TCA साइकिल भी बोलते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। कारण इस क्रेब साइकिल में पहले जो 3 एसिड जो बनते हैं ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। कौन कौन से? सिट्रिक एसिड, C-सैकोनिटिक एसिड और आइसोसिट्रिक एसिड। तो क्रेब साइकिल की पहली जो 3 स्टेप है इसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण होता है, इसलिए इसको TCA साइकिल के नाम से भी जाना जाता है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम से, और इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। लेकिन इस चक्र की खोज क्रेब नामक वैज्ञानिक की थी, इसलिए इसको क्रेब चक्र के नाम से जाना जाता है, और क्रेब साइकिल है के नाम से ये फेमस है। ये साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर संपन्न होती है। अब इसको स्टेप बाय स्टेप में आपसे मैं डिस्कस करूंगा। तो क्रेब साइकिल का पहला जो स्टेप है दैट इज कंडेंसेशन, यानी संघनन। और कंडेंसेशन जब भी होता है वहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स का फ्यूजन होता है, 2 मॉलिक्यूल आपस में मिलके एक हायर कैटेगरी का जो मॉलिक्यूल है वो यहाँ पर बनाते हैं। अब ये एस्टिल कोएंजाइम है, पायरुविक एसिड के डीकार्बोक्सिलेशन से जो एस्टिल कोएंजाइम ये बना है, ये एस्टिल कोएंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रवेश करता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में पहले से ही 4 कार्बन का ऑक्सैलोएस्टिक एसिड प्रेजेंट है। अब इस पूरी साइकिल में आप कार्बन की संख्या ध्यान में रखना है, कहाँ पर 4 कार्बन है, कहाँ पर 6 कार्बन है, कहाँ पर 5 कार्बन है, कहाँ कहाँ पर इसमें ATP बनती है, कहाँ कहाँ इस पर कोएंजाइम्स का फॉर्मेशन होती है। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट स्टेप है जो याद करने लायक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पहले से ही 4 कार्बन का ऑक्सैलोएस्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। अब ऑक्सैलोएस्टिक एसिड के अंदर 4 कार्बन है और
ये जो एसिटिल कोएंजाइम प्रवेश कर रहा है इसके अंदर 2 कार्बन है, तो 4 कार्बन प्लस 2 कार्बन, इनसे मिलके 6 कार्बन का ये एसिड बनेगा और इसको बोलते हैं यहाँ पर सिट्रिक एसिड। तो ऑक्जेलोएसिटिक एसिड प्लस एसिटिल कोएंजाइम है इक्वल टू सिट्रिक एसिड। अब इस स्टेप में एक मॉलिक्यूल पानी की आवश्यकता होती है, यहाँ पर हाइड्रेशन भी होता है और इसमें जो एंजाइम पार्टिसिपेट कर रहा है वो एंजाइम है यहाँ पर सिट्रेट सिंथेटेज। तो सिट्रेट सिंथेटेज की उपस्थिति में ऑक्जेलोएसिटिक एसिड एसिटिल कोएंजाइम से क्रिया करके सिट्रिक एसिड की फॉर्मेशंस करता है और एसिटिल कोएंजाइम का कोएंजाइम जो होता है ये यहाँ पर स्वतंत्र हो जाएगा। तो इस साइकिल में सबसे पहला जो अम्ल बन रहा है वो सिट्रिक एसिड होता है, इसलिए इस चक्र को सिट्रिक एसिड साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। अब सेकंड स्टेप में इस सिट्रिक एसिड से पानी का मॉलिक्यूल निकलेगा, पानी का मोल यहाँ पर रिमूव हो रहा है, यानी डिहाइड्रेशन का प्रोसेस यहाँ पर हो रहा है और एक मॉलिक्यूल पानी के निकलने से ये कन्वर्ट हो जाता है सिस एकोनिटिक एसिड में। इट कन्वर्टेड इनटू सिस एकोनिटिक एसिड आफ्टर रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल और ये अभिक्रिया संपन्न होती है एंजाइम एकोनाइटेज की उपस्थिति में। अब यहाँ पर कार्बन की संख्या में कोई कमी नहीं है, 6 कार्बन इस सिट्रिक एसिड में थे, 6 कार्बन इस सिस एकोनिटिक एसिड में है, केवल एक मॉलिक्यूल पानी का यहाँ पर निकलता है। तीसरी जो स्टेप है दैट इज सेकेंड स्टेप डिहाइड्रेशन, क्योंकि पानी का मॉलिक्यूल निकल रहा है। तीसरी स्टेप ये होती है हाइड्रेशन, इसको जल योजन भी बोलते हैं और इसके अंदर क्या होगा, पानी का मॉलिक्यूल वापिस इसमें ऐड होगा। लेकिन पहले वाले रिएक्शन में पानी का मॉलिक्यूल जहाँ से निकला था वहाँ पर ये पानी का मॉलिक्यूल अटैच नहीं होता है, दूसरी जगह अटैच होता है। उसका परिणाम क्या होगा, सिस टाइप का जो मॉलिक्यूल होता है ये आइसो टाइप के मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है, या यूँ कहें सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल जो होता है वो एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पर सिस एकोनिटिक एसिड में एक मॉलिक्यूल पानी एंटर करेगा और एक मॉलिक्यूल पानी के जुड़ने से ये कन्वर्ट हो जाता है आइसो सिट्रिक एसिड में। इसके अंदर भी 6 कार्बन है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखना, पहली स्टेप कंडेंसेशन की है क्योंकि यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स का आपस में फ्यूजन हो रहा है। सेकेंड स्टेप डिहाइड्रेशन है क्योंकि इसके अंदर पानी का मॉलिक्यूल निकल रहा है। तीसरी स्टेप हाइड्रेशन की है क्योंकि इसमें पानी का मॉलिक्यूल एंटर कर रहा है और लगातार इन तीनों रिएक्शंस में 6 कार्बन प्रेजेंट है। इसमें भी 6 कार्बन है, इसमें भी 6 कार्बन है, इसमें भी 6 कार्बन है और ये लगातार 3 एसिड बनने के कारण इस साइकिल को TCA साइकिल के नाम से जाना जाता है, यानी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, क्योंकि लगातार 3 एसिड बन रहे हैं 6 कार्बन के, इसलिए इस चक्र को ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। अब चौथी स्टेप ये होती है इसमें डिहाइड्रोजनेशन, और डिहाइड्रोजनेशन का मतलब है कि इसमें हाइड्रोजन रिमूव होगी और ये हाइड्रोजन जो होती है वो कोएंजाइम के द्वारा रिसीव की जाती है। कोएंजाइम जब हाइड्रोजन ग्रहण करता है तो कोएंजाइम का रिडक्शन हो जाता है। अब ये कोएंजाइम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में प्रवेश करेंगे, वहाँ पर इनका ऑक्सीडेशन होगा तो इससे ATP की प्रोडक्शंस होता है और एक NADH2 जो होता है इसके ऑक्सीकरण से 3 ATP की प्राप्ति होती है। यहाँ पर काउंटिंग इनकी डबल होगी क्योंकि 2 क्रैब साइकिल यहाँ पर चल रहे हैं। एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बन रहे हैं, 2 पायरुविक एसिड से 2 एसिटिल कोएंजाइम बन रहे हैं, 2 एसिटिल कोएंजाइम में से 2 क्रैब साइकिल यहाँ पर चलेगी साइमल्टेनियस। तो यहाँ पर इस चौथी स्टेप के अंदर आइसोसिट्रिक एसिड का डिहाइड्रोजनेशन होता है और इसमें निकलने वाली हाइड्रोजन ये ग्रहण की जाती है कोएंजाइम NAD के द्वारा, और NAD हाइड्रोजन को रिसीव करके ये कन्वर्ट हो गया NADH2 में, और ये NADH2 आगे चलकर ETS के अंदर प्रवेश करेगा और वहाँ पर इसका ऑक्सीकरण होता है, उससे 3 ATP की प्राप्ति होती है और
ये जो स्टेप है ये आइसोसिट्रिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में संपन्न होती है। इसके बाद में पांचवी स्टेप, फिफ्थ स्टेप, दैट इज डी कार्बोक्सिलेशन। अब पांचवी स्टेप में आप देख रहे हो यहां पर कार्बन की रिमूवल हो रही है और ये कार्बन जो है ये CO2 के रूप में निकलेगी। अभी तक इसमें 6 कार्बन चल रहे हैं। सिट्रिक एसिड में 6 कार्बन, सी सैकोनिटिक एसिड में 6 कार्बन, आइसोसिट्रिक एसिड में 6 कार्बन, ऑक्जेलोसैक्सनिक एसिड में 6 कार्बन। अब यहाँ पर डी कार्बोक्सिलेशन होगा और पहला कार्बन का मॉलिक्यूल यहाँ पर CO2 के रूप में निकलता है और CO2 जब निकलेगी तो ये 6 कार्बन का मॉलिक्यूल ये कन्वर्ट हो जाता है 5 कार्बन के मॉलिक्यूल्स में और CO2 निकल रही है, इसलिए यहाँ पर एंजाइम का नाम होगा डी कार्बोक्सिलेशन और यहाँ पर एक्टिवेटर के रूप में काम आता है मैग्नीज। सो इन प्रेजेंस ऑफ डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम, ऑक्जेलोसैक्सनिक एसिड after removal of CO2 it converted into alpha ketogluteric acid which were having 5 कार्बन। तो यहाँ पर ऑक्जेलोसैक्सनिक एसिड का डी कार्बोक्सिलेशन होगा और डी कार्बोक्सिलेशन होने से 1 कार्बन यहाँ पर कम हो जाता है और 6 कार्बन का ऑक्जेलोसैक्सनिक एसिड जो होता है ये 5 कार्बन वाले अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये इसके अंदर इंपॉर्टेंट स्टेप है एग्जाम की दृष्टि से। क्यों परीक्षा में ये छोटे क्वेश्चन ये आते हैं कि क्रेब साइकिल में सबसे पहला डी कार्बोक्सिलेशन कहाँ होता है, तो ये 5वीं स्टेप है और 5वीं स्टेप के अंदर ऑक्जेलोसैक्सनिक एसिड ये कन्वर्ट हो जाता है अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड में। और ये भी क्वेश्चन आता है कि क्रेब साइकिल में सबसे पहला बनने वाला 6 कार्बन का कौन सा एसिड है, 5 कार्बन का कौन सा एसिड है। तो 6 कार्बन का यहाँ पर एसिड कौन सा हो गया, सिट्रिक एसिड। 5 कार्बन का सबसे पहला एसिड अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। अब इसके अंदर 6ठी रिएक्शन संपादित होगी और ये रिएक्शन है यहाँ पर ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन। अब यहाँ पर आप देख रहे हो 2 इवेंट एक साथ हो रही है। कौन सी इवेंट, जिस तरह पायरुविक एसिड एसिटिल कोएंजाइम कन्वर्ट हुआ था वहाँ पर भी ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन था, यहाँ पर भी ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन है। तो यहाँ पर एक मॉलिक्यूल CO2 निकलेगी, CO2 निकलेगी तो 5 कार्बन का जो एसिड था वो 4 बार कार्बन के एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और ऑक्सीडेटिव, इसका मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन रिमूव हो रही है और ये हाइड्रोजन किसी कोएंजाइम के द्वारा ग्रहण की जाएगी। तो यहाँ पर अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड एंजाइम अल्फा कीटोग्लूटारिक डिहाइड्रोजिनेज की उपस्थिति में ये कन्वर्ट हो जाता है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में और सक्सिनाइल कोएंजाइम ए के अंदर 4 कार्बन है, इसके अंदर 5 कार्बन है। इसका मतलब यहाँ पर CO2 निकल रही है और ये रिएक्शन इस तरह संपादित होगी। कोएंजाइम ASH इसमें एंटर करेगा और CO2 का मॉलिक्यूल्स निकलेगा। इसका मतलब डीकार्बोक्सिलेशन हो गया। यहाँ पर जो हाइड्रोजन निकल रही है ये हाइड्रोजन सबसे पहले लिपोइक एसिड के द्वारा कन्वर्ट होती है। लिपोइक एसिड इस हाइड्रोजन को रिसीव करके ये कन्वर्ट हो जाता है लिपोइक एसिड H2। फिर लिपोइक एसिड वापस लिपोइक एसिड H2 वापस लिपोइक एसिड में कन्वर्ट होगा। उस समय निकलने वाली जो हाइड्रोजन है ये NAD के द्वारा ग्रहण की जाती है और NAD कन्वर्ट हो जाता है NADH2 में। एक मॉलिक्यूल पानी की यहाँ पर ये आगे वाले स्टेप में है। तो इस स्टेप में क्या होगा, एक मॉलिक्यूल CO2 का निकल रहा है, हाइड्रोजन निकल रही है और हाइड्रोजन लिपोइक एसिड के थ्रू ये कोएंजाइम NAD को स्थानांतरित हो जाती है और NAD NADH2 में कन्वर्ट हो जाता है। अब जहाँ पर भी कोएंजाइम्स बन रहे हैं वो सारे एनर्जी उपलब्धि वाले स्टेप्स हैं, इनको आप ध्यान में रखना है। जैसे एक NADH2 यहाँ पर बन रहा है, सेकेंड NADH2 यहाँ पर बन रहा है। अब ये 4 कार्बन का एसिड है, इसमें आप काउंट करना 6 कार्बन, फिर 5 कार्बन, फिर 4 कार्बन। इसका मतलब इस स्टेप में भी डी कार्बोक्सिलेशन है, इस स्टेप में भी डी कार्बोक्सिलेशन है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीकरण भी हो रहा है, इसलिए ये स्टेप ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन है। और एंजाइम यहाँ पर होगा अल्फा कीटोग्लूटारिक
डिहाइड्रोजनेशन। अब इसके बाद में 7th स्टेप ये होती है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन, इसका अर्थ क्या हुआ, इस साइकिल में सबस्ट्रेट लेवल पर एटीपी का प्रोडक्शन होता है। इसमें एटीएस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का कोई रोल नहीं है। अब इस स्टेप में ये 4 कार्बन का सक्सिनाइल कोएंजाइम ये कन्वर्ट होता है सक्सनिक एसिड में, और इसके अंदर मेन जो इवेंट कौन सी होगी, एक मॉलिक्यूल पानी का यहाँ पर एंटर करता है। सक्सिनाइल कोएंजाइम में जो कोएंजाइम था वो यहाँ पर निकल जाएगा, कोएंजाइम में निकल जाएगा, और इसके अंदर फॉस्फेट इनऑर्गेनिक ये जीडीपी के साथ कंबाइंड होता है। तो जीडीपी प्लस फॉस्फेट इनऑर्गेनिक इक्वल टू जीटीपी। अब ये जीटीपी वापस इस जीडीपी में कन्वर्ट होगी। तो जीटीपी जब जीटीपी में कन्वर्ट होगा तो इससे निकलने वाला जो फॉस्फेट इनऑर्गेनिक है ये इस एडीपी के द्वारा ग्रहण होता है, और एडीपी कन्वर्ट हो जाती है एटीपी में। तो यहाँ पर एटीपी का प्रोडक्शन सबस्ट्रेट लेवल पे हो रहा है, इसलिए इस स्टेप को नाम दिया है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। और इनकी काउंटिंग डबल होगी, आप ध्यान रखना, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल एसिटिल कोएंजाइम के हैं, तो एक्चुअल में 2 एटीपी यहाँ पर अपन काउंट करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में फिर डिहाइड्रोजनेशन 3rd, क्योंकि ये तो डिहाइड्रोजनेशन 1st हो गया, ये डिहाइड्रोजनेशन 2nd हो गया, साथ में यहाँ पर डीकार्बोक्सिलेशन भी है, और ये डिहाइड्रोजनेशन 3rd। अब यहाँ पर क्या होगा, सक्सनिक एसिड जो होता है इसमें हाइड्रोजन निकलेगी, और ये हाइड्रोजन कोएंजाइम एफएडी के द्वारा ग्रहण की जाती है, और एफएडी हाइड्रोजन को रिसीव करके ये कन्वर्ट हो जाता है एफएडीएस2 में, और सक्सनिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है फ्यूमेरिक एसिड में। तो यहाँ पर सक्सिनाइल कोएंजाइम में भी 4 कार्बन है, सक्सनिक एसिड में भी 4 कार्बन है, फ्यूमेरिक एसिड में भी 4 कार्बन है, और यहाँ पर एंजाइम होता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस। और इस स्टेप में FADH2 बन रहा है। एक FADH2 के ऑक्सीकरण से 2 ATP की प्राप्ति होती है, इस बात को आप ध्यान रखें। एक NADH2 के ऑक्सीकरण से 3 ATP बनेगी, एक NADPH2 के ऑक्सीडेशन से 3 ATP बनेगी, एक FADH2 के ऑक्सीडेशन से 2 ATP की प्राप्ति होगी। इसके बाद 9th स्टेप दैट इज हाइड्रेशन। यहाँ पर एक मॉलिक्यूल पानी का एंटर करेगा। अब ये फ्यूमेरिक एसिड एक मॉलिक्यूल पानी के जुड़ने से ये कन्वर्ट हो जाता है मैलिक एसिड में। यहाँ पर भी 4 कार्बन है, यहाँ पर भी 4 कार्बन है, और फ्यूमेरिक एसिड मैलिक एसिड में कन्वर्ट होता है, तो ये अभिक्रिया फ्यूमेरेज एंजाइम के द्वारा प्रेरित होती है, कैटलाइज होती है। तो फ्यूमेरिक एसिड आफ्टर गेटिंग 1 molecule of water it converted into malic acid in the presence of enzyme fumarase। अब लास्ट स्टेप में ये रिएक्शन है डिहाइड्रोजनेशन 4th, डिहाइड्रोजनेशन 4th। तो लास्ट स्टेप में क्या होगा, मैलिक एसिड इससे हाइड्रोजन रिमूव होगी, और ये हाइड्रोजन कोएंजाइम NAD के द्वारा ग्रहण होती है, और NADH2 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और मैलिक एसिड जो होता है ये वापस ऑक्जेलोएस्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और ये अभिक्रिया मैलेट डिहाइड्रोजनेज की प्रेजेंस में संपन्न होती है। तो इस तरह ये जो क्रेब्स साइकिल है ये टोटल 10 पदों में संपन्न होता है। अब इसमें ध्यान में रखने योग्य बातें कौन कौन सी हैं। एग्जाम में ये क्वेश्चंस आते हैं कि 6 कार्बन के टोटल कितने एसिड्स हैं, तो यहाँ पर 6 कार्बन के टोटल 4 एसिड्स बन रहे हैं, सिट्रिक एसिड, सिस एकोनिटिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड और ऑक्जेलोसक्सनिक एसिड। तो स्टार्टिंग के जो 4 एसिड हैं ये 6-6 कार्बन के हैं। अब क्वेश्चन आता है कि 5 कार्बन के कितने एसिड बनते हैं, ओनली 1, वो कौन सा है, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड्स। अब ये क्वेश्चन आता है कि 4 कार्बन के कितने एसिड्स हैं, तो 4 कार्बन के यहाँ पर टोटल 5 प्रोडक्ट बनेंगे। सक्शनल कोएंजाइम में 1, सक्सनिक एसिड 2, फ्यूमेरिक एसिड 3,
मैलिक एसिड 4 और ऑक्जेलोएसिटिक एसिड 5। अब इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट जो बातें हैं, एक तो ये आएगा कि डीकार्बोक्सिलेशन कितनी जगह होता है। डीकार्बोक्सिलेशन 2 बार होगा। एक बार तो कब, जब 6 कार्बन का एसिड 5 कार्बन में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये डीकार्बोक्सिलेशन फर्स्ट है। दूसरा डीकार्बोक्सिलेशन, ये अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड जब 4 कार्बन के सक्शनल कोएंजाइम कन्वर्ट होता है, तो यहाँ पर ये CO2 निकल रही है। तो पहली CO2 तो यहाँ पर निकल रही है, सेकंड CO2 यहाँ पर निकल रही है, तो 2 बार इसके अंदर डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है। अब एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है कि क्रेब्स साइकिल की एनर्जी यील्डिंग जो स्टेप्स हैं उनका वर्णन करो। अब वो एनर्जी सबस्ट्रेट लेवल पे भी हो सकती है, कोएंजाइम लेवल पे भी हो सकती है। अब एनर्जी यील्डिंग प्रोसेसेस में कौन से हो गए, एक तो चौथी स्टेप, इसको मैं मेंशन कर रहा हूँ, मैं वहीं से ही काउंट कर रहा हूँ। पायरुविक एसिड एस्टिल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो रहा है। पायरुविक एसिड कन्वर्टेड इनटू एस्टिल कोएंजाइम में, और यहाँ पर अपने को प्राप्ति हो रही है एक NADH2। हालांकि इसकी काउंटिंग डबल होगी। इसके बाद में 4 नंबर की स्टेप, इसके अंदर एक NADH2 की प्राप्ति हो रही है। इसके बाद में 6 नंबर की स्टेप, इसके अंदर एक NADH2 की प्राप्ति हो रही है। इसके बाद में 7th नंबर की स्टेप, यहां पर एक मॉलिक्यूल ATP की प्राप्ति हो रही है। इसके बाद में 8वें नंबर की स्टेप, इसके अंदर एक मॉलिक्यूल FADH2 की प्राप्ति हो रही है। इसके बाद में लास्ट की 10वीं स्टेप, इसके अंदर एक मॉलिक्यूल NADH2 की प्राप्ति हो रही है। तो ये स्टेप हैं जो एनर्जी प्रोडक्शन से रिलेटेड है। अब इनकी काउंटिंग जो है वो डबल होगी। तो यहाँ पर पहले आप NADH2 काउंट कर लो, एक मॉलिक्यूल। पायरुविक एसिड जब एस्टिल कोएंजाइम कन्वर्ट हो रहा है, तो एक मॉलिक्यूल NADH2 यहाँ पर बन रहा है, एक NADH2 चौथी स्टेप में बन रहा है, एक NADH2 छठी स्टेप में बन रहा है, एक NADH2 10वीं स्टेप में बन रहा है। तो NADH2 यहाँ पर कितने हो गए, 1 2 3 4 है, लेकिन इसको डबल करेंगे अपन, तो 4 NADH2 इंटू 2 FADH2 एक बन रहा है, 1 FADH2 इंटू 2, और एक ATP सबस्ट्रेट लेवल बन रही है 7th स्टेप में, 1 मॉलिक्यूल ATP। अब एक NADH2 के ऑक्सीकरण से 3 ATP की प्राप्ति होती है। अब एक साइकिल में ये 4 जगह NADH2 बन रहा है, उसको इंक्लूड करते हुए, तो 4 इंटू 2 8 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, तो टोटल 24 ATP की प्राप्ति यहाँ पर हो रही है अपने को। एक FADH2 के ऑक्सीकरण से 2 ATP बनती है। अब ये डबल काउंट हो रहे हैं, तो 2 FADH2 का मतलब 4 ATP ये होगी, और एक साइकिल में एक ATP बनती है, 2 साइकिल होंगे तो इसको भी डबल काउंट करेंगे, तो 2 ATP सबस्ट्रेट लेवल पे बन रही है,
और ग्लाइकोलाइसिस जो था, हाँ, इसमें अपन देखा था कि वहाँ पर 2 ATP तो सबस्ट्रेट लेवल पे बन रही थी और 2 NADH2 वहाँ पर बन रहे थे, तो उसके ऑक्सीडेशन से 6 ATP का प्रोडक्शन वहाँ हो रहा था। तो 6 ATP वहाँ पर होगी, 2 ATP सबस्ट्रेट लेवल पे होगी, तो ग्लाइकोलाइसिस में कुल मिला के 8 ATP का प्रोडक्शंस वहाँ पर था। अब ये टोटल जो लब्धि है यहाँ पर कितनी होगी, 8 + 24 32 + 4 36 + 2 38। तो एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के ऑक्सीडेशन से टोटल 38 ATP की अपने को प्राप्ति होती है, अपने को फायदा होता है। अब इन 38 में 8 ATP ग्लाइकोलाइसिस में 2 ATP तो सबस्ट्रेट लेवल बन रही हैं और 2 NADH2 बन रहे हैं वहाँ पर, वो माइटोकॉन्ड्रिया में ETS में जाएंगे तो 6 ATP की प्राप्ति वहाँ पर हो जाएगी। और 2 पायरुविक एसिड, 2 एसिटिल कोएंजाइम कन्वर्ट हो रहे हैं, तो 2 NADH2 यहाँ पर प्राप्त हो रहे हैं, 6 ATP अपने यहाँ पर प्राप्त होगी। और इस क्रेब साइकिल में 3 जगह NADH2 बन रहे हैं, 1 2 3, तो 3 × 3 9, और डबल काउंट करेंगे तो 9 दूनी 18 ATP इस NADH2 के ऑक्सीडेशन से बन रही है। एक FADH2 बन रहा है, इसकी काउंटिंग भी डबल होगी, और एक FADH2 के ऑक्सीडेशन से 2 ATP बनती है, तो 4 ATP यहाँ पर होगी, और एक ATP यहाँ पर सबस्ट्रेट लेवल बनती है, इसको भी डबल रूप में काउंट करेंगे। तो ये कुल मिला के एक ग्लूकोज के कंप्लीट ऑक्सीडेशन में अपने को 38 ATP के अणुओं की प्राप्ति होती है। तो ये एग्जाम के अंदर ये जो एस्पेक्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कई छोटे छोटे क्वेश्चंस बनेंगे हैं, जैसे TCA का अल्टरनेटिव नाम क्या है, तो TCA को क्रेब साइकिल भी बोलते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल बोलते हैं। सिट्रिक एसिड साइकिल की खोज किसने की, क्रेब ने की। कितने पदों में संपन्न होता है, टोटल 10 स्टेप्स में। कहाँ पर संपन्न होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। और इसमें पहले 3 एसिड कौन कौन से हैं, ये वाले हैं। पहला डीकार्बोलेशन कहाँ होता है, इस स्टेप में होता है। सेकेंड डीकार्बोलेशन कहाँ होता है, इस स्टेप में होता है। और एनर्जी प्रोडक्शंस वाले स्टेप इसमें कौन कौन से हैं, तो प्योरली क्रेब साइकिल में आप ध्यान रखो 4 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर, है ना। 4 6 7 8 10 ये ऐसे स्टेप हैं जो एनर्जी प्रोडक्शंस यानी ATP के प्रोडक्शन से डायरेक्ट या इनडायरेक्टली रिलेटेड है, जिसमें चौथी, छठी, 8वीं और 10वीं इनमें तो कोएंजाइम्स का प्रोडक्शंस हो रहा है। और 7th नंबर जो स्टेप है इसमें सबस्ट्रेट लेवल पर ATP का प्रोडक्शंस होता है। तो ये एक नटसेल में क्रेब साइकिल, और इसको मैं एक बार फिर थोड़ा रिपीट कर दूं शॉर्ट में। क्रेब साइकिल जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर संपन्न होता है। इसकी खोज क्रेब नामक साइंटिस्ट ने की थी, इसलिए उसके सम्मान में इसको क्रेब चक्र के नाम से जाना जाता है। इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें पहले जो 3 एसिड बनते हैं। और सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, क्योंकि सबसे पहला जो एसिड है वो इसमें सिट्रिक एसिड होता है। और संपूर्ण जो चक्र है ये 10 पदों में संपन्न होगा। फर्स्ट स्टेप कंडेंसेशन, जिसमें ऑक्सोलोएस्टिक एसिड और एसिटिल कोएंजाइम मिलकर सिट्रिक एसिड का निर्माण करेंगे। सेकेंड स्टेप डिहाइड्रेशन, इसमें सिट्रिक एसिड सिस एकोनिटिक एसिड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तीसरी स्टेप हाइड्रेशन, इसमें सिस एकोनिटिक एसिड आइसोसिट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद डिहाइड्रोजनेशन फर्स्ट होता है, और यहाँ पर आइसोसिट्रिक एसिड ऑक्जेलो एस्टिक सक्सनिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। फिर डीकार्बोलेशन होता है, तो इसके अंदर ये अल्फा कीटो गुल्टारिक एसिड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर ऑक्सीडेटिव डीकार्बोलेशन होता है, और इसमें ये सक्सिनल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो जाता है। फिर सबस्ट्रेट लेवल का फॉस्फोरिलेशन होता है यहाँ पर, और ये मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाता है सक्सनिक एसिड के अंदर। 8वीं स्टेप में डिहाइड्रेशन थर्ड है, इसमें सक्सनिक एसिड फ्यूमेरिक एसिड में बदल जाता है। और 9th स्टेप हाइड्रेशन, इसमें फ्यूमेरिक एसिड मैलिक एसिड में बदलता है। और लास्ट स्टेप डिहाइड्रोजनेशन फोर्थ, इसके अंदर मैलिक एसिड जो है वो वापस ऑक्सोलोएस्टिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा।
अब यहाँ पर है, मान लो अपन ऑक्सैलोएसिटिक एसिड को पायरुविक एसिड में कन्वर्ट करना चाहें सपोज। अब ऑक्सैलोएसिटिक एसिड में 4 कार्बन है, पायरुविक एसिड में 3 कार्बन है, तो ये पॉसिबल है। कई एनिमल ऐसे हैं, कई कोशिकाएं ऐसी हैं जिसके अंदर ऑक्सैलोएसिटिक एसिड पायरुविक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। अब वहाँ पर 4 कार्बन है, पायरुविक एसिड में 3 कार्बन है, इसका मतलब इसमें डीकार्बोलेशन का इवेंट होगा। इसी तरह ये जो मैलिक एसिड है, ये मैलिक एसिड भी पायरुविक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। तो ये कुछ माइक्रोब्स हैं, कुछ कोशिकाएं हैं जिसके अंदर ये संपन्न होती है, और इनको अलग रिएक्शन के नाम से भी, ओकोवा रिएक्शन के नाम से जैसे ये फेमस है, एक वुडवर्क मैन रिएक्शन के नाम से फेमस है, इस पर भी मैं बाद में मैं डिस्कस करूँगा। अब इस कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में 2 कंटेंट आपसे मैं शेयर कर चुका हूँ। पहली जो साइकिल है ग्लाइकोलाइसिस, जिसमें ग्लूकोज है पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है, और सेकंड जो इम्पोर्टेंट साइकिल है ये क्रेब्स साइकिल, जिसके अंदर पायरुविक एसिड पहले एसिटिल कोएंजाइम में कन्वर्ट होगा और एसिटिल कोएंजाइम में क्रेब्स साइकिल में प्रवेश करता है, और ये साइकिल इसके अंदर संपन्न होती है। अब कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में ग्लाइकोजेनेसिस आपके स्टेप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ग्लाइकोजेनोलाइसिस। तो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन कैसे बनता है, इस पे मैं एक व्याख्यान आपको डिलीवर करूंगा, और ग्लाइकोजन से ग्लूकोज कैसे बनता है ये एक शॉर्ट साइकिल है, ये भी मैं आपसे अगले सेशन में आपसे मैं डिस्कस करूंगा। और कार्बोहाइड्रेट में फिर प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, फैट मेटाबॉलिज्म। तो काफ़ी बायोकेमिस्ट्री काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और इसमें मेन बात ये कि कांस्टेंट माइंड से आप इनको पढ़ें। एब्सेंट माइंड से आप इन साइकिल का पढ़ोगे तो आपके याद होना थोड़ा टेढ़ा रहेगा, लेकिन कांस्टेंट माइंड से आप यदि पढ़ते हो तो ये सारी याद हो जाती है। और आप इसके यदि फॉर्मूले आप यदि याद रख सको तो वो और भी बेस्ट है, क्योंकि ये फॉर्मूला आपके यदि याद हो गया तो आपके दिमाग में फिट बैठ जाएगा है, कहाँ कहाँ पर क्या क्या, कहाँ हाइड्रोजन जुड़ रही है, कहाँ हट रही है, कहाँ पानी का मॉलिक्यूल जुड़ रहा है, कहाँ पानी का मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा है। लेकिन स्ट्रक्चरल जो साइकिल है वो जनरली एमएससी के बच्चों को हम प्रीफर करते हैं। यूजी लेवल के जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं उनको तो केवल नाम की बेसिस पे ये साइकिल है वो हम टीच करते हैं, लेकिन पीजी के जो स्टूडेंट हैं उनको हम रिकमेंड करते हैं कि आप नाम के साथ साथ इनके केमिकल जो स्ट्रक्चर है वो भी याद करो। तो ये एक नटसेल में आज का अपना व्याख्यान, दैट इज़ बेस्ड ऑन क्रेब्स साइकिल और ट्राइकार्बोनिक एसिड साइकिल और सिट्रिक एसिड साइकिल। और अंत में एक बार मैं हमारे महाविद्यालय की तरफ से, मेरी तरफ से, हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से आप सभी को हार्दिक धन्यवाद। आई एम हाईली थैंकफुल टू यू, आई एम हाईली ग्रेटफुल टू यू। हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू वेरी मच।